बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुबैरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तफसीली फैसले से मशरूत करते हुए ट्रायल कोर्ट्स को नैब रेफरेंसेस के हतमी फैसले से रोक दिया है। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर साहब ने कहा है कि PTI पर इलेक्शन कमीशन ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, तो हम कौन होते हैं जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आज के केसेस की, तो एक नैब तरमीम के हवाले से केस था, साइफर केस की समाअत भी हुई, 7 नवंबर तक मुलतवी हो गई है। नवाज शरीफ साहब के तलब करदा पार्टी की आला सतह के इजलास में भी अहम फैसले किए गए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले आज आए हैं और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट में आज जो समाअत हुई है उसका शॉर्ट ऑर्डर। अब उसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ जो कानूनी माहिर हैं वो कर रहे हैं और कल तक ज़रा इस पर खुल के बात करेंगे। लेकिन बज़ाहिर ये है कि जो मुकदमात का हतमी फ़ैसला करने से रोक दिए एहतसाब अदालतों को, लेकिन मुकदमात चलते रहेंगे अपनी जगह। और वो जो तरामीम की गई थी उस पर जो उमर अता बदनियाज साहब का फ़ैसला था वो अपनी जगह बरकरार है। सही। और उसमें ये तफसीली फ़ैसला जब आएगा एक्ट एंड प्रोसीजर बिल का, तो उसके बाद फिर अदालत के अंदर ये दोबारा से गालिबन कोई बड़ा बेंच बैठेगा या जो इस तरह से भी होगा। और दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी अभी एक तफसीली फ़ैसला है, उसकी भी इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि अब किस तरह से मुख्तलिफ लोगों से मेरी बात हुई तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में बात करते हैं। कल इस पर हम बात करेंगे। करेंगे अपीलों का हक़ है, लेकिन हिफाजती ज़मानत के तकाजे पूरे नहीं हुए, लेकिन अपीलों का हक़ है और सज़ा मुअत्तल है। तो ये अब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं लोग, ये हम कल देखेंगे। और कल वो फैज़ाबाद धरने का फ़ैसला है, तो फिर हम इन दोनों मुकदमात पे ज़रा बात कर लेंगे। सही। लेकिन और आज जो है वो पेट्रोल की कीमतें गालिबन अपनी जगह बरकरार रहेंगी, न कम न ज़्यादा, लेकिन ये कि अपनी जगह पे बरकरार रहेंगी। आग फैल रही है खत्ते में जी। और ये मामला जो हैं ये 8,500 या 9,000 के करीब शहादतें हो चुकी हैं फ़लस्तीनियों की। और 2-4 वाक़यात ऐसे हैं जो पिछले 24 घंटों में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, बहुत अहम है। पहला तो ये है कि जो इसराइल का जो जनूब है, सबसे ज़्यादा जनूब का हिस्सा जो कि बहर अहमर के साथ जो बंदरगाह है, बंदरगाह भी है और शहर भी है, वो ईलात का शहर है। और ईलात का जो शहर है ये एक यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। अगर हम नक्शा इसराइल का देखें तो बिल्कुल हमें जनूब में बिल्कुल समंदर के साथ जो बंदरगाह है वहाँ पे हमें ईलात का ये शहर नज़र आता है। और उस वहाँ ईलात का जो शहर है उसमें वहाँ पे उसका ज़िक्र आज यूँ ज़रूरी नहीं। ईलात के शहर इसराइल का अगर नक्शा दिखाएंगे, इसराइल का नक्शा जो रूटीन हम रोज़ दिखाते हैं, तो उसमें ईलात की बंदरगाह है जी। अच्छा, तो उसमें ईलात का जनूब में, जनूबी इसराइल में शहर है। उस शहर की जो अहमियत है वो ये है कि ये बिल्कुल जैसे कि हम इस मैप में देख सकते हैं, बिल्कुल ये बंदरगाह ईलात की, ठीक है। इसके ऊपर अटैक हुआ सुबह जो है वो सायरन बजे ईलात में। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट का ये रिसोर्ट भी है। और यहाँ पर जो है वो सुबह सायरन्स बजे और सायरन्स बजने के बाद जो है वो ये कहा गया कि यहाँ पे जंगी तैयारों ने हमला कर दिया है। और ये एक बड़ी खौफनाक बात कि जंगी तैयारों ने हमला कर दिया है ईलात पे। ये मैं सेकंड स्लाइड टाइम्स ऑफ इसराइल की आपको बता रहा हूँ, जो सुबह सेकंड स्लाइड, एयरक्राफ्ट इन्फिल्ट्रेशन अलर्ट साउंड्स इन ईलात। ईलात पे जंगी तैयारे कौन से आ गए, ये अब जनाब वहाँ पे अलर्ट्स इशू हो गए। ईलात बिल्कुल गजा से दूर, शुमाली
इसराइल भी नहीं है और गज़ा की तरफ भी नहीं है, मगरबी किनारे तो बिल्कुल जनूब है। अब जनाब क्या हुआ कि कुछ देर के बाद ये पता चला कि ये यमन से जो है ये हूतीज़ ने रॉकेट्स और मिसाइल फायर किए, और यानी जहाँ पे जंग इस वक्त हो रही है वहाँ से 1400 मील दूर से, और वो यहाँ तक पहुँचने में इलात पे सायरन बजे और फिर इलात पे एरो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, इसराइल के मुख्तलिफ डिफेंस सिस्टम्स हैं, तो उसमें एक उनका जो सिस्टम है वो 35 किलोमीटर तक काम करता है, एक जो है वो 100 किलोमीटर तक है, एक पैट्रियट है, एक मीडियम रेंज। तो ये जो था ये वेरी लॉन्ग रेंज, ठीक है। और तो इन्होंने अपना एरो मिसाइल जो है ये अगर हम दिखा तो एरो को इन्होंने एक्टिव किया, और फिर एरो सिस्टम के तहत जो कि हमें नज़र आ रहा है, ये अगर आप देखें तो ये बिल्कुल बाहर, यानी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल, तो एरो से ये क्योंकि दूर से आने वाला मिसाइल, तो ये इनको एरो को जो है वो एक्टिवेट करना पड़ा, एरो 3 को, और उसके नतीजे में ये जो मिसाइल्स हैं ये फिर उसके बाद ये गिरे। अच्छा, फिर इन्होंने दूसरी जो इनकी अपडेट आई उसके बाद, थर्ड स्लाइड, इलाद गिवन ऑल क्लियर आफ्टर एरियल टारगेट लॉन्च्ड एट इसराइल। एरियल टारगेट का पहले जहाज़ का इन्होंने एयरक्राफ्ट, फिर कहा कि ये जो है ये एक एरियल टारगेट है, और फिर उसके बाद जो है ये शाम होते होते जो है वो उनकी तरफ से ये बात आई जो 8वीं स्लाइड है कि इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम्स एंड फाइटर जेट्स थॉट ड्रोन अटैक्स ऑन सदर्न सिटी ऑफ एलात, और फिर उसके बाद ये बताया गया कि ये जो है ये इनका एरो सिस्टम जो है ये एक्टिव हुआ है। ये 18वीं स्लाइड, इन फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा एरो सिस्टम एक्टिव हुआ है, और इसने इलाद बाउंड मिसाइल फ्रॉम रेड सी, और हूतीज़ ने क्लेम कर लिया कि उन्होंने ये अटैक किया है, अनआर्म्ड व्हीकल यानी ड्रोन अटैक किया है। अब कहाँ से हूतीज़ कहाँ पे हैं ये? अच्छा, ये जो इलात है, ये जो शहर है, अगर हम इसको देखें ना बहर अहमर को जी, तो बहर अहमर में ये जैसे होता है ना कि एक जैसे ये आप कराची के साहिल पे चले जाएं तो कराची का साहिल है, तो थोड़ी दूर हॉक्स बे होगा, मनोड़ा तो अलग जजीरे हैं, लेकिन ये कि आपको हॉक्स बे नज़र आ जाएगा, फिर आपको पोर्ट का, तो एक ही कोस्ट के ऊपर, एक ही साहिल पे आपको बहुत सारी बंदरगाहें नज़र आएंगी। आगे चले जाएं तो गवादर भी आपको उसी पे नज़र आएगा, उसी कोस्टल लाइन पे। तो यहाँ पर जो है वो ये चूँकि एक लाइन से ये 2-3 शहर हैं जो कि बहर अहमर के इस तरफ हैं, यानी बहर अहमर के, यानी क्योंकि जॉर्डन का, ठीक है, जॉर्डन का अकाबा और मिस्र का ताबा शहर, जहाँ पर भी कुछ दिन पहले इसराइल के और कहीं से रॉकेट्स गिरे थे ताकि, और फिर ये जो है ये इलात, और फिर उसके बाद आ गया ये बहर अहमर, और बहर अहमर इसको अगर हम बड़ा कर सकें और बहर अहमर को अगर हम क्रॉस करें तो उस तरफ ये शहर हैं, सही, और तो उस तरफ ये शहर हैं, ठीक है, ताबा का शहर है, ऊपर हमें इलात नज़र आ रहा है, फिर ताबा नज़र आ रहा है, और शर्म शेख भी इधर ही है। ये सारे वो हैं जो गल्फ ऑफ अकाबा, जो कि आखिर में जाके रेड सी में या बहर अहमर में खुलता है, और ये जो है ये सारे शहर जो हैं ये कोस्ट के ऊपर हैं। ऊपर से शुरू करें इसराइल का इलात, फिर उसके बाद ताबा इजिप्ट का आ गया, फिर शर्म शेख आ गया, फिर ये जॉर्डन, सारे, और फिर इधर समंदर क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आता है सऊदी अरब, और यहाँ पे हकल का इलाका है। तो ये हकल के इलाके से अगर आप देखें तो ये सारे शहर, यानी उस तरफ कोई दूर में लगा के देखें तो उधर से आपको सारे ये शहर नजर आते हैं। अच्छा, इसकी तारीखी अहमियत थोड़ी सी मैं बयान कर दूं कि ये जो सऊदी अरब का इलाका है, ये वो इलाका है, मुझे नहीं पता कि इस मैप को हम क्यों दिखा रहे हैं बार बार। अच्छा, तो ये अगर हम हकल के इलाके की जो अहमियत है वो ये है कि ये जो है ये वो इलाका है जिसको कुरान मजीद में और अंजील में
इसको मदाइन कहा गया है। मदाइन, मदाइन, मदाइन का जो लफ्ज़ है वो इन इलाकों के लिए इस्तेमाल हुआ है। और मदाइन जो है, मदाइन यहाँ पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, वो जिन इलाकों में आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब क्रॉस किया रहमर को, तो यहाँ ये मदाइन, अहले मदाइन, मदाइन के इलाका, ये मदाइन है ये। लेकिन अब जाहिर है कि ये यहाँ पर सहरा है और यहाँ पे चूँकि बड़े अजाब आए अल्लाह के इन कौमों पे, तो ये मदाइन का जो इलाका है यहाँ तेज़ी से गुजरा जाता है। यहाँ पे ऐसे ज़लज़ले और चिंगाड़ के वो घर कब्रिस्तानी बन गए और ये सारे बड़ा अजाब यहाँ पर इन इलाकों में आए हैं। तो मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ इस तरफ मदाइन है, तो ये एक सहरा, यहाँ पे आबादी नहीं है, इसीलिए ये जो इस तरफ तो रिसोर्ट्स बने हुए, लेकिन इधर जो बंदरगाह है हक्कल का, वो कोई थोड़े से लोग वहाँ रहते हैं और वो बस उसको कोई शहर के तौर पे डेवलप नहीं किया गया। अच्छा, अब यहाँ पर आके जो है इलाक के ऊपर वो मिसाइल हुतीज़, अब क्या हुतीज़ जंग में आ गए हैं? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या हुतीज़ जो हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह और वॉइस ऑफ अमेरिका जो है वो ये कह रहा है, जो 17वीं स्लाइड है, कि 24 अटैक्स हुए हैं अभी तक जंग शुरू होने के बाद इराक और सीरिया पे, और यूएस फोर्सेस पे 24 अटैक्स हो चुके हैं। और रॉयटर्स जो 16 स्लाइड है वही कह रहा है कि इराक की एनुल असद एयर बेस के ऊपर हाउसिंग, जहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स की हाउसिंग है, वहाँ पर भी अटैक्स हुए हैं रॉकेट्स के, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि ये क्या अमेरिका जो है वो इस पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे करेगा, ठीक है, और क्या वो रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, जवाब में वो रॉकेट्स फायर करेगा, फिर हुतीज़ ने अगर रॉकेट फायर किया है इधर से इसराइल का, ये कि जनूब के अंदर महाज खुल रहा है। हुतीज़ जो हैं, इन्होंने पिछले महीने इनकी सऊदी अरेबिया में जब ये 5 रोज़ के लिए इनका वफ्द आया था मुज़ाकरात के लिए, तो मुज़ाकरात के लिए 5 रोज़ का वफ्द आया था और उसमें यही बात चल रही थी कि जी हुतीज़ जो हैं वो उनके कंट्रोल में जो बंदरगाहें हैं और सना एयरपोर्ट है वो उसको खाली करेंगे, और जो सरकारी मुलाजमीन वगैरह हैं उनकी तनख्वाहें अदा की जाएंगी और ये सारा। लेकिन इस दौरान वहाँ बहुत बड़ी परेड हुई, वहाँ पर हुतीज़ ने बहुत बड़ी परेड वहाँ पे की। और अगर हम IISS की एक रिपोर्ट देखें, एक थिंक टैंक की, जो कि 17 अक्टूबर को अभी चंद रोज़ पहले आई है, तो उस रिपोर्ट में ये जो वहाँ पर हुतीज़ की परेड में, और मैं फिर यहाँ पे ये आपको बताऊं कि इसमें जो मिज़ाइल अंसारुल्लाह ने वहाँ पे दिखाए, तो वो लॉन्ग रेंज मिज़ाइल्स भी थे उस परेड में, और वहाँ पर जो हैं वो बहुत जदीद असलहा था और बड़े बड़े ट्रेंड वहाँ पे जो फ़ौज के लोग थे यूनिफॉर्म्स के अंदर, और हमें वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम कुछ मिज़ाइल्स भी नज़र आए और बाकी मिज़ाइल्स भी हमें लॉन्ग रेंज नज़र आए। तो बहुत बड़े पैमाने पे परेड्स हुई। ये राइटर्स ने ये 6 तारीख को रिपोर्ट, छठी स्लाइड, ये पिछले महीने रिपोर्ट किया था कि हुतीज़ लीव रियाद आफ्टर टॉक्स विद सऊदी अरेबिया, सम प्रोग्रेस रिपोर्टेड सोर्सेज थी। और उसके साथ ही जो था वो ये था कि अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि जब ये पिछले हफ्ते जब ये मिज़ाइल फायर हुए थे इसराइल की तरफ, तो इनको अमेरिकन्स ने रोका था। ये 5वीं स्लाइड अगर मैं बताऊँ, हुतीज़ के मिसाइल्स को अमेरिकन्स ने रोका था, इसराइल ने नहीं। इससे पहले अमेरिकन्स ने रोका था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, 5वीं स्लाइड, वही कह रहे हैं कि DoD assets in Red City, Iraq and Syria responded to missile and drone attacks over past 2 days as US service members look to deter groups from using Israel-Hamas war opportunity to launch conflict that would engulf the region। ये पेंटागन के, और यहाँ पर जो है वो DoD ने रिस्पॉन्ड किया था रेड, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये USS कारने जो है जो इनका है, उसने नॉर्दर्न बहर अहमर में शूट डाउन किया 3 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स को और बहुत से ड्रोन्स को जो हुतीज़ ने यमन से फायर किए। अच्छा, अब ये इसको इस तरह से देखा जाए कि
हूतीज़ जो हैं वो उन्होंने जनूब के अंदर एक नया फ्रंट खोला है, और हिज़्बुल्लाह जो है वो शुमाल में है। वेस्ट बैंक के अंदर शहादतें हो रही हैं और वहाँ पे लड़ाई हो रही है, और उसके साथ ही जो गज़ा है उसमें ज़मीनी लड़ाई अब दो-बदू, वहाँ से ख़बरें तो नहीं हैं लेकिन दो-बदू लड़ाई है, फेस टू फेस, ठीक है, और शदीद लड़ाई की ख़बरें। इसराइल के जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उन्होंने रात को कल सीज़ फायर के तमाम इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने किसी पे सीज़ फायर नहीं होगा, और क्या अमेरिका जो है वो 9/11 के बाद या पर्ल हार्बर के बाद सीज़ फायर करता, तो हम तो सीज़ फायर नहीं करेंगे किसी सूरत। और इस दौरान जो है एक बड़ी अहम मुलाकात हुई, जो सऊदी वज़ीर दिफा हैं शहज़ादा खालिद बिन सुलेमान, उनकी जो मुलाकात है वो जैक सलिवन से हुई, जिसके ऊपर वाइट हाउस का एलामिया भी आया। लेकिन इस पे जो उसमें वाइट हाउस के एलामिया में तो नहीं, लेकिन जो सऊदी मीडिया ने रिपोर्ट किया है, सऊदी मीडिया ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, चाहे अरब न्यूज़ को हम देख लें या चाहे हम सऊदी गज़ट को बात, उन्होंने स्ट्रेट जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो उन्होंने कहा है कि इसका यहाँ पे सीज़ फायर, मुकम्मल तौर पे जंग को फौरी तौर पे बंद किया जाए, ये सऊदी अरेबिया की तरफ से बात हुई है, ठीक है, और कंप्लीट सीज़ फायर का उन्होंने कहा है अरब न्यूज़ में भी और शर्क़ुल औसत में भी कि सीज़ फायर, ये वो सीज़ फायर जो कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि नहीं। बच्चे बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे जानों से जा रहे हैं, और वहाँ पर कुछ ऐसे पागल लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो बेशक छोड़ दें लेकिन बच्चों को मार दें, और उनके जहन में वो वाला किस्सा है कि जहाँ से इनकी ये बच्चे बड़े होंगे तो फिर उसके बाद वो बाइबल के एक कहानी को कोट करते हैं, दास्तान को कोट करते हैं, कहानी वाक़े को बयान करते हैं कि जी वो इतने सारे बच्चों का कत्ल हो तो गया था, पहले भी हुआ है यहाँ पे, तो बच्चों को ज़्यादा मारा जाए ताकि आगे जाके ये बड़े होके ये नस्ल यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो ज़्यादा उम्र के लोग हैं बेशक बच जाएँ लेकिन बच्चे प्रॉपर टारगेट हैं। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है और बड़ी हैरानकुन बात भी है, और इसमें ये जो बात यहाँ कर रहे हैं कि मुक़द्दस जंग और बड़ी जंग, तो इसको वो ज़ाहिर है कि एर्मगेडॉन जिसको कहते हैं उसका वो जिक्र कर रहे हैं। पहले मैं काफ़ी दफ़ा इसका जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन एर्मगेडॉन जो है हरमजदौन ऊपर एक जगह, और मगैडो जो है बाकायदा प्रॉपर, जो अब वो मैप अगर दिखाए हमारी टीम तो वो मगैडो के नाम से या मस्जिदों के नाम से एक प्रॉपर जगह है जो कि इनके जो इसराइलियात के माहिर जो इसको देख रहे हैं उस जगह को, वो ये प्रॉपर एक जगह मौजूद है, और उनका ये कहना है कि यहाँ पे हरमजदौन जो है ये एक पहाड़ी ऊपर और एक नीचे वादी है, यहाँ पे वो हतमी लड़ाई होगी, बड़ी जंग होगी, ठीक है, हरमजदौन। अच्छा, और ये वो है जिसको मलहमतुल उज़्मा के नाम से जिसको जो बयान हुआ, मुख्तलिफ जो अहादीस हैं और मुख्तलिफ जगहों पे किताबुल मलाहिम में, और बहुत दफ़ा इसके मैं पहले भी जिक्र कर चुका कि ये एक बड़ी जंग का एक इनको, और ये होगी यहीं पे हरमजदौन इसी खत्ते में होगी। अब जो मुसलमान हैं वो इसको मलहमतुल उज़्मा के नाम से, लहम जो है ये अरबी में कहते हैं गोश्त को, सही, और आम सा लफ्ज़ है, सादा सा लफ्ज़ है गोश्त, लहम। और जो कसाई है, जो पहले कसाई जो हाथों से गोश्त बनाते थे, अब तो ये कि मशीनों वगैरह में डाल के बन जाता है, लेकिन ये कि जो हाथ से गोश्त बनाते थे उसको मलहम। तो ये जो लफ्ज़ है ये इस तरह का लफ्ज़ है कि जो कि उन जंगों के में इस्तेमाल हुआ कि जहाँ पे ये ना परखच्चे, गोश्त के चीथड़े, और फिर उसके बाद यानी इस किस्म की जंग जो जिसमें चीथड़े उड़ेंगे और वो
उज़्मा, बड़ा, देखें। अच्छा, तो अब उसमें यह है कि अजीम से बड़ा लफ्ज़ है आज़म और फिर उज़्मा, और ये जो है ये वॉर नहीं है, ये बैटल है। सही। मतलब तो वॉर है ना, जंग अजीम, मतलब जंग अजीम अव्वल, जंग अजीम जो बड़ी जंग, उसके कई महाज खुल रहे हैं, कोई जैसे ना, मतलब है कि पैसिफिक में खुल गया तो यूरोप में खुल गया, तो जब बड़ी जंग अजीम जो हुई हैं, जंग अजीम, तो ये जो है वो जिसको हम वर्ल्ड वॉर कहते हैं, तो ये वॉर नहीं, ये बैटल है। बैटल है, यानी ये एक जगह पर है, सही। ठीक है, और एक जगह पर है, महदूद वक्त की है, एक मकाम है इसका, ये कोई फैल नहीं रही, ये इस तरह से, ये जो प्रोफेसीज हैं उसमें इस तरह से बयान है। ये इसको उस तरह से अब इसको देख रहे हैं कि ये वो हरमजदौन या आर्मगेडन या वो। अच्छा, अब इसमें जो दो तीन दरमियान में और वाक़या, एक तो ये कि सीज़ फायर जो है वो नेतन्याहू ने कहा कि नहीं हो सकती, क्योंकि सीज़ फायर का मतलब ये है कि क्या पर्ल हार्बर के बाद और उनके बाद के सीज़ फायर। एक खातून को उन्होंने पेश किया कल, उन्होंने कहा कि हमारे लोग छुड़ा के ले आए हैं। हमास ने कहा कि नहीं, ये तो कभी हमारे पास थी नहीं। उनके लोगों ने कहा कि हमारे पास ये कभी थी नहीं खातून, उनके बराबर थी। और मैंने आपसे कहा ना कि 9,000 के लगभग शहादतें अब हो गई हैं, और अंधेरा है, और उसमें जो है ये तमाम दूबुदू, अब लड़ाई क्या अंदर हो रही है, क्या हो रहा है, ये अभी क्लैरिटी नहीं। लेकिन एक शुमाल से शुमाल का महाज, एक वेस्ट बैंक और एक जनूब का महाज। एक इसमें जो आज मुलाकात हुई है, वो हुई है जो कि अमीर कतर और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान हुई है, और ये बड़ी अहम है इस वक्त, इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। और एक जो टेलीफोन पे डिस्कशन हुआ है वो लेवरोफ और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का हुआ है। सही। अच्छा, सऊदी वज़ीर ख़ारजा का और सर्जेई लेवरोफ का जो हुआ है, उसमें भी सीज़ फायर। अच्छा, सीज़ फायर वो है जो कि जिस पे रशिया, चाइना, पूरी दुनिया के सीज़ फायर किसी तरह हो, लेकिन वही कहते हैं कि सीज़ फायर का मतलब तो ये हम तो ख़त्म करेंगे, सीज़ फायर का मतलब तो मुकम्मल तौर पे शिकस्त हो जाएगा। तो वो जो है वो उसके बाद ये हुआ है कि ये सीज़ फायर की तरफ मामला नहीं जा रहा, बल्कि ये जो है ये अब महाज इसमें मज़ीद खोल रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान जो एसोसिएटेड प्रेस है, अगर हम 11 स्लाइड दिखा सकें, वो ये कि इसराइल का एक पेपर इन्होंने एक लिखा था 13 तारीख को, वो आज पेपर जो है वो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है। एसोसिएटेड प्रेस ने उस डॉक्यूमेंट को लीक किया है। वो ये कह रहे हैं कि जी उस पेपर में ये है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर, कि इसराइल ने 13 तारीख की डेट है इस पर, और 13 तारीख को ये रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी अमेरिकन्स को और बाकी आसपास के अरब ममालिक को भी, कि फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पे गज़ा से निकाल दिया जाए। मुकम्मल तौर पे, ये नहीं कि जनूब में जाएं, उनको मुकम्मल तौर पे गज़ा से निकाल के उनको ये जो सहराए सीना है वहाँ पर इनको धकेल दिया जाए, और इनके साथ वही किया जाए जो कि एक ज़माने में सहराए सीना में बनी इसराइल के साथ हुआ था। वो अब अमालिक उस वक्त सामने थे, तो ये इन सबको निकाला जाए जो अरब हैं, और इनको यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ टेंट्स वगैरह लगा के और फिर सिक्योर कर दिया जाए, गज़ा को भी सील कर दिया जाए और इसराइल को भी सील कर दिया जाए। फिर गज़ा में क्या होगा अगर सारे फ़लस्तीनी निकाल दें, वो उस पेपर में नहीं है, कॉन्सेप्ट पेपर में। और उसके बाद जो है वो फिर फोर्स किया जाए ये मिस्र को और बाकी इस्लामी और अरब ममालिक को और बाकी सारे मुल्कों को कि जी आपको इतनी अगर तकलीफ़ है फ़लस्तीनियों की, तो कुछ फ़लस्तीनियों को अपने यहाँ पनाह दे दें, लेकिन गज़ा से और इन इलाकों से हम इनको यहाँ से मुकम्मल तौर पे हम पाक कर रहे हैं। ये पूरी जो ज़मीन है उनकी, उससे हम फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पे निकाल रहे हैं। अच्छा, ये 13 तारीख को ये जो पेपर है, इसके बाद गालिबन वो सारा जो बात, जिसके बाद सदर महमूद अब्बास ने और जनरल सीसी ने
और शाह अब्दुल्ला उर्दन के, उन्होंने जो उनका जो रद्द-ए-अमल था जिस पे उन्होंने कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होगा जो कि 48 में हुआ, दोबारा फ़लस्तीनी अपने घरों से नहीं निकलेंगे, अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, और फिर उन्होंने मुलाकात से भी इनकार कर दिया था। तो ये 13 तारीख का पेपर आज आउट हुआ है। तो इसका मतलब है कि ऐसा प्लान भी था कि मुकम्मल तौर पे वहाँ पर, आज तो एमनेस्टी ने भी कहा है कि वहाँ पे जो है वो फास्फोरस बम गिराए जा रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि अब ये ख़त्म, या तो यहाँ से निकाल दो इनको या मार देंगे सबको। मतलब ये इस वक्त ये सिनेरियो है। मतलब हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए। मतलब ये मतलब है कि मर जाएं सारे, जो भी कुछ होना है, बताइए फाइनल हमारी बैटल इनके साथ है, और वरना इनको यहाँ से निकाल के, जिसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। बल्कि इन्होंने ये भी कहा, उस पेपर में ये भी लिखा है कि ये मगरबी ममालिक के अंदर जो लोग कह रहे हैं फ़लस्तीनियों का, हालांकि मसला ये इनका मसला वहाँ जाना इशू नहीं है। इशू ये है कि ये उनका घर है, ये उनकी ज़मीन है। इशू ये है सबसे बड़ा। तो वो फ़लस्तीनी जो है वो अपनी ज़मीन क्यों छोड़ेंगे? ठीक है, वो तो ज़मीन के लिए रहे हैं। तो ये बहरहाल अब मामला ख़राब इसलिए हुआ है कि हुतीज़ का इसमें आना जो है वो एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है, और साथ ही हुतीज़ का भी आना, और साथ ही ये कि ऐन उल अरब पे जो कि इराक़ में है, वहाँ पे मिसाइल फायर हो रहे हैं, और वहाँ पे अमेरिकन के ऊपर फायर, तो अमेरिकन इंगेज हो रहे हैं। इस जो पहले मैंने आपसे कहा ना कि आज तो इन्होंने एरो का इस्तेमाल किया, एरो को इस्तेमाल करना बार बार बहुत महंगा है। ये आयरन डोम से भी महंगे हैं ये, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को रोक रहे हैं ना। तो ये इनके सही कॉस्ट मैं चेक कर रहा था लेकिन मुझे नहीं मिली, लेकिन ये कि ये मतलब बहुत महंगा है कि आप ये डिफेंस सिस्टम यूज़ करें और वो वहाँ से हुती चलाएं, और चलते चलते वो यहाँ तक आए और रस्ते के अंदर आके फिर आप उसको एरो से, ज़ाहिर है कि इलाक़ के ऊपर या बाकी जगहों पे तो आयरन डोम वगैरह शायद नहीं लगे हुए, या शॉर्ट रेंज वो, मतलब इनको बहरा अमर में गिराना पड़ा है। इससे पहले अमेरिकन ने गिराया और अब ये इनको गिराना पड़ रहा है हुतीज़ का, और हुतीज़ के पास बहुत बड़ी तादाद में। और वो जो वेस्टर्न प्रेस है वो कह रहे हैं कि ईरान ने इनको असला दिया, डेवलप किया, लेकिन और ईरान भी इससे ना नहीं कहता, वो भी कहता है कि ठीक है भाई, ये होगा तो होगा। अच्छा, अब लेकिन इसमें इशू ये है कि जो सऊदी अरेबिया की तरफ से बात हुई कि सीज़ फायर के ऊपर अब अरब ममालिक का ये है कि अब उनका वो इनफ इज़ इनफ वाली बात, क्योंकि ये तैयब एर्दोगन ने भी जो बात कर दी, ये इजिप्ट ने भी बात कर दी, क्योंकि इस जंग का जो हतमी जो ख़राब फॉल आउट होने जा रहा है वो रीजन में होने जा रहा है। लेबनान के जो वज़ीर आज़म हैं, अबूरी वज़ीर आज़म, निगरां वज़ीर आज़म, उन्होंने कल ये बात की है एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश हम कर रहे हैं अभी तक कि हिजबुल्लाह रिस्ट्रेन करे, हिजबुल्लाह, क्योंकि हिजबुल्लाह के शामिल होने का मतलब है कि ईरान शामिल हो गया, और वो एक आइसोलेशन में शामिल नहीं होगा हिजबुल्लाह। मतलब हिजबुल्लाह जो है वो हमास से कहीं बड़ी पावर है, कहीं बड़ी पावर है, और वो पावर जो है वो 2006-07 में उस वक्त वो हिजबुल्लाह दिखा चुका है, और इससे पहले भी लेबनान से फ़ौजों का निकलना वापस और ये सारे इश्यूज़। और लेबनान में अब जाए ना तो ये लेबनान के अंदर बाकी ज़ाहिर है कि बहुत से इश्यूज़ उनके यहाँ ये प्रॉब्लम्स पैदा हुए, मुजाहरे शुरू हुए, गुरबत है वहाँ पे, एक ब्लास्ट हुआ था उनकी पोर्ट पे, और मुजाहरे उनके यहाँ उनका फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स सारा कर गया था, और मुजाहरे शुरू हो गए थे। वो मुजाहरे आपको पता है किस लिए अजीब सी बात पे हो रहे थे, उन्होंने व्हाट्सएप पे टेक्स्ट लगा दिया था, उसके बाद तो सारे ही निकल के आ गए, और वो दिन आज का दिन हुकूमत ही नहीं बन सकी। मतलब बिल्कुल जो है वो उनकी इकॉनमी गिर गई और सब कुछ हो गया। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि ये जो इसमें हिजबुल्लाह जो वो जुमे के दिन उनका खिताब है, जुमे के रोज़ सईद हसनुल्लाह, लेकिन अब थोड़ी देर पहले उनके कुछ लोगों का नहीं कहना है कि शायद वो उससे पहले खिताब, अगर सूरत हाल ऐसी हुई कि जहाँ पे हमास की तरफ से, अभी तक हमास की तरफ से उनको कॉल नहीं आई, ठीक है, हमास के लोग बाहर बैठे हैं, लेबनान में भी हैं, मॉनिटर कर रहे हैं मुकम्मल, और बाकी जगहों पर भी हैं। और इसमें जो वेस्ट बैंक है वो अगर मगरबी किनारा, जिसमें बात मैंने कल की थी कि जहाँ पे यरूशलेम मौजूद है, मशरिकी यरूशलेम ख़ास तौर पे मौजूद है, मस्जिद अक्सा मौजूद है, वहाँ पर जो है वो ऐसी कोशिश हो सकती है कि जो मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में मज़ीद मस्जिद अक्सा के हवाले से, क्योंकि मस्जिद अक्सा की तौहीन और ये सारे मामला, लेकिन ये कि ज़्यादा भी मस्जिद को नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ वहाँ पे लोग घूम रहे हैं जो बिल्कुल ही मकबूतुल हवास लोग हैं।
अब इस पूरी सूरत हाल को अगर फ़ौजी तौर पे आप रोकते हैं, डिप्लोमेसी ख़त्म हो रही है, फ़ौजी तौर पे आप रोकते हैं तो क्या होगा? इसमें बड़ी पावर्स इन्वॉल्व हैं, रीजनल पावर्स इन्वॉल्व हैं, और ये एक, मैंने आपसे कहा कि एक तबाहकुन रुख पे जा रहा है, क्योंकि इशू ये है कि इसमें अगर थोड़ा सा भी ब्रेक लेके, और अगर आप वहाँ पे लोगों को कम से कम जो हॉस्पिटल्स हैं, खाने पीने का सामान, हॉस्पिटल्स की बॉम्बिंग्स, उनको तदफीन उनकी हो जाए, मतलब एक होता है ना थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस, हमास तो अपनी जगह मौजूद है ना जी। मतलब वो थोड़ा सा लोगों को जो, अब मुझे नहीं पता कि ये सीज फायर, क्योंकि ये बिल्कुल कह रहे हैं उसको ख़त्म कर दें, ये जो पेपर है ना कि वहाँ निकाल दो, ख़त्म, खाली कर दो, गज़ा को खाली करके कब्जा कर लो, वरना ये है कि मार दो, जो को होना है हो जाए, हमें मतलब वी डोंट गिव अ डैम। अब इसको जो है अक़वाम मुत्तहिदा बीच में कूदी, उन्होंने कहा कि ये रिज़ाइन करें सेक्रेटरी जनरल। अच्छा, अब ये जो इशू है ये आगे किस तरफ जा रहा है? इसमें अगर हुतीज़ आ गए हैं, और इसमें अगर इराक़ के अंदर अमेरिकन्स कह रहे हैं कि 24 या 25 दफ़ा हमें इन्वॉल्व होना पड़ा है, हमारे अड्डों पे अटैक हुआ है, अमेरिकन्स के दोबारा ड्रैग हो रहे हैं किसी जंग की तरफ जिसमें हुतीज़ इंगेज करेंगे उनको, और वो इसराइल को डिफेंड करने के लिए जो है वो क्या हिजबुल्लाह से इंगेज करेगा। ये एक ऐसी सूरत हाल है जो कि बड़ी पेचीदा, इसलिए जो है ये जो बात आज सऊदी वज़ीर दिफा ने की है, और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने की है, और रशिया ने की है, और अब मगरबी ममालिक भी कह रहे हैं, वो अल्फाज ज़रा ढके छुपे अंदाज में, सीज़ फायर के लफ्ज़ के ऊपर प्रॉब्लम खड़ी होती है, लेकिन वही कह रहे हैं कि इसको कहीं रोकें, इस मामले को रोकें, वरना ये आग अब फैल के किसी भी वक्त, आप देखिए ना हुतीज़ का जो हमला है, यानी हुतीज़ इन्वॉल्व हो गए, यानी उन्होंने साउथ को इंगेज कर लिया। और सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया तो ने उनको जाने दी, वो सारे यहाँ से गुजर के बहरे अमर से सीधा स्टेट, अब वो यहाँ से अगर करते जाएंगे, और वहाँ से एरो रोकेगा, कभी अमेरिकन रोकेंगे, कभी वो ऐनुल असद पे, बाकी जगहों पे, सीरिया में, इराक़ में, तो ये अच्छा नहीं है। इसको अब कैसे कंटेन करना है, कैसे रोकना है इस फैलती हुई आग को, ये अब एक सवाल, बड़ा सवाल है, क्योंकि हुतीज़ का इन्वॉल्व होना जो है इसमें, वो यानी जनूब का महाज खुल गया इस वक्त। इसके लिए मेरे ख्याल से वो लोग मेंटली तैयार नहीं थे, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि सुबह उन्होंने कहा एयरक्राफ्ट ने हमले कर दिए, जहाज आ गए, तो लोग जहाज कहाँ से, ये जहाज़ों ने कैसे हमला कर दिया, सायरन बजने शुरू हो गए। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सेनेटर रज़ा रुबानी साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर तारीख का ऐलान नहीं करता तो आइनी बहरान जो है मज़ीद पैदा हो जाएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? इलेक्शन कमीशन कर देगा मेरे ख्याल से ऐलान, लेकिन क्यों नहीं कर रहा, ये एक सवाल है, और वो बिल्कुल मुनासिब सवाल है कि वो इलेक्शन कमीशन ऐलान क्यों नहीं कर रहा। तारीख का ऐलान ये है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में, हो सकता है अगले चंद दिनों में कर दें, लेकिन इसमें जो इलेक्शंस के हवाले से एक और बात, पहली बात तो ये जो ब्लास्ट हुए थे इंडिया में जी, और जिसके बारे में हमने उस दिन बात भी की थी, इसके ये इन धमाकों के बारे में पहली बात तो ये कि टाइम मैगजीन ने भी कहा है कि एज बाइडन रिस्पॉन्ड टू ईरान लिंक्ड अटैक्स विद एयर स्ट्राइक्स फियर्स ऑफ अ वाइडर वॉर ग्रो, क्योंकि अटैक्स अब यानी शुरू हो गए ना, उधर से मिसाइल आया, इधर से जवाब गया, इधर से ये शुरू हो गया। दूसरी जो बात है वो ये है कि केरला के ये जो मणिपुर के मामलात बिगड़ रहे हैं, ये मैं इंडिया से इनसे कई दफ़ा ये बात हुई है कि उस तरफ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो जहाँ पे जो इनका ईस्टर्न बॉर्डर है, पूरा ईस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर, वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ पे जो है वो आज एक ऑफिसर को मार दिया एक स्नाइपर ने, और ये 22nd स्लाइड में कोट कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जो इशू है वो ये है कि ये कुकीज़ स्नाइपर ने शायद मारा है। दक्कन हेरल्ड को अगर मैं कोट करूँ 30th स्लाइड, तो कुकीज़ स्नाइपर ने वहाँ पे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को मार दिया मणिपुर में, और ये जो फिर उसके बाद ये नियर म्यांमार बॉर्डर, ये म्यांमार से ही, और म्यांमार बॉर्डर से एक और खबर NDTV कोट कर रहा है कि एक खातून को गिरफ्तार किया है, नॉर्वेजियन पासपोर्ट इन मणिपुर इज़ म्यांमार इंसर्जेंट, वो म्यांमार से लड़ने वाली जंगजू खातून मणिपुर से गिरफ्तार हुई हैं नॉर्वे के पासपोर्ट के साथ। तो ये वहाँ के हालात बड़े अजीब से हैं। लेकिन ये जो दूसरा वाक़या हुआ है ना, ये
जो जेनोवाज विटनेस जो उस दिन मैंने बात की थी कि क्रिश्चियंस की का एक प्रोग्राम हो रहा था और उसके अंदर धमाके हुए जी। ये धमाके में पकड़ा है जिस बंदे को, उसका नाम है डोमिनिक मार्टिन। अभी जो डोमिनिक मार्टिन है, ये 25वीं स्लाइड, ये कुछ थोड़ा सा इसको मैं देखें इस पर तजिया क्या करना है, लेकिन बड़ी एक अजीब सी बात है कि वो ये कह रहा है कि उसने, पहली बात तो ये कि एक वो खुद भी क्रिश्चियन है, नंबर 1। नंबर 2, उसने एक कमरा जो है वो लिया और ये जब ब्लास्ट हो रहे थे और ये बम बना तो सारा उसने फेसबुक पे लाइव देखा। ये जैसे वो न्यूजीलैंड में वाकयात हुए थे ना, तो ये अब आप देखें कि ये अजीब एक सिचुएशन है कि फेसबुक पे लाइव देखा उसने। और ये जो पूरा सेटअप है ये 3000 रुपये में उसने बनाया। ये बॉम्बिंग्स, ये बम और कैसे धमाके होने हैं, क्या होने हैं, ये फिर मैं एनडीटीवी को कोट कर रहा हूँ कि सीरियल ब्लास्ट एक्यूज स्पेंड जस्ट 3000 रुपये टू मेक बॉम्ब्स। 23वीं स्लाइड। मैं इसको नहीं अभी तक अंडरस्टैंड कर पा रहा, क्योंकि जो इंडियन एक्सप्रेस है वो ये कह रहा है कि ये जो बंदा जो पकड़ा है, मैन क्लेमिंग टू बी बिहाइंड कोची ब्लास्ट्स, कि जो जेनोवाज विटनेस है वो भारत के खिलाफ थी। इसलिए मैं चूंकि भारत से मोहब्बत करता हूं तो मैं, लेकिन वो खुद उसका मेंबर है 16 साल। इसको जरा दोबारा दिखाएंगे किसी स्लाइड को। ये जो 24वीं स्लाइड है इंडियन एक्सप्रेस की, वो खुद 14 साल इसका मेंबर रहा है। वो इसका मेंबर है जेनोवाज विटनेस का, जो हमें नीचे पैराग्राफ में नजर आ रहा है। वो अब पुलिस कस्टडी में है और उसने एक वीडियो पोस्ट करके जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन वो 16 साल तक खुद मेंबर है। वो कह रहे हैं कि ये चूंकि भारत के खिलाफ थे इसलिए मैंने इनको उड़ा दिया धमाकों से। और ये जो हैं ये जो मेन क्रिश्चियंस हैं उनसे एक अलग ग्रुप है जो एंड टाइम्स कह रहा है कि करीब आ गई हैं, ये भी उसका रुकन है। ये उसने ब्लास्ट उसमें कर दिया है, ये कह रहा है ये भारत के खिलाफ थे, ये भी क्रिश्चियन है, वो भी, ये भी उसी ग्रुप में रहा है, वो भी उसे। ये अजीब सा एक इशू यहाँ पे। और वो वहाँ पर वो मणिपुर के साथ, उनके साथ ये कोई, ये देखें जब ये एक्सट्रीमिज्म ये पलता है ना, ये जब किसी भी मज़हब से हो या मज़हब के बगैर हो, उसके बाद वो शक्लें लेता है अपनी। ये जो वहाँ पर मितीज़ और कुकीज़ का मतलब क्रिश्चियंस और ये जो बीजेपी और ये सारा चला ना, उसके नतीजे में वहाँ पर अब ग्रुप्स, अब वो सिर्फ म्यांमार नहीं है। पहले पता वहाँ माओइस्ट हैं, वहाँ पर जो मतलब माओइज़म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये अलग अलग हैं मुख्तलिफ। तो माओइज़म तो जंगलों में है ना, चेयरमैन वहाँ, अब वे माओइस्ट हैं। अब वहाँ उसको म्यांमार के साथ फिर वहाँ पर जाहिर है कि हथियार बिक रहे हैं। एक दो गोल्डन ट्रायंगल था वहाँ पे दुनिया भर की, अभी भी सबसे ज़्यादा शायद ओपियम वहीं पे काश्त हो रही है दोबारा। तो बात यह है कि वहाँ पर अब इतना बड़ा एक, अच्छा साथ ही एक और इशू खड़ा हो गया है, ये मैं मिस ना कर जाऊँ, ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है। हज़ारों लोग हसीना वाजिद के खिलाफ निकले हैं सड़कों पर। अच्छा, ये बात अब इसको इस तरह से ये 2-3 दिन में पिछले हो रहा है, इसको लिंक करें आपस में। ये सारे उधर जो कुछ हो रहा है ना हसीना वाजिद के खिलाफ, एनडीटीवी 26वीं स्लाइड, ओवर 1 लाख पीपल प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश डिमांड हसीना वाजिद टू स्टेप डाउन। ये एनडीटीवी 26वीं स्लाइड, 1 लाख लोग। अब अगर एनडीटीवी इंडियन मीडिया 1 लाख कह रहे हैं तो सोचें कितने होंगे, ये सड़कों पे लोग निकले हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रोटेस्ट डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद टर्न वायलेंट इन बांग्लादेश, पुलिस वाले उसमें मारे गए। अच्छा, फिर उसके बाद राइटर्स कह रहे हैं कि ऑपोजिशन एक्टिविस्ट हेल्ड ओवर पुलिसमैन्स डेथ इन बांग्लादेश, पुलिस वाले मारे गए, लोग गिरफ्तार होने शुरू हो गए। तो वहां पर जो एक आप बिल्कुल ये मणिपुर और उसके साथ जो ये सारी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं और म्यांमार है और ये उसके बाद साउथ ईस्ट जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी और बांग्लादेश उस पर और ये, और अच्छा वहाँ पर लाखों लोग, अच्छा वो ही कह रहे हैं कि जी इनके अंडर, अब अजीब इशू है, उनके कानून में, उनके आइन में निगरान हुकूमत नहीं है, तो इलेक्शन हसीना वाजिद के अंडर होगा, उसको वो मान नहीं रहे। तो उन्होंने वहाँ मार धाड़ सड़कों पे हो रही है और इलेक्शन मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन बड़े, अगर इंडियन मीडिया 1 लाख लिख रहा है तो सोचें कितने लोग सड़कों पे हैं।
अब उसमें वो लोग गज़ा के लिए भी बात कर रहे हैं, उसमें लोग हसीना वाजिद के लिए स्टेप डाउन करो, इस्तीफ़ा दो, एक अफरा तफरी वहाँ मची हुई है, एक मणिपुर में आग लगी हुई है अभी तक और वो उसको हमने ज़ाहिर है गज़ा की तरफ तवज्जो थी तो वहाँ से हटी, वो पुलिस वाले मारे जा रहे हैं वहाँ। ये क्रिश्चियन ग्रुप एक उस ग्रुप के अंदर ही बंदे ने दूसरे को उड़ा के कहा है कि ये मतलब बॉम्बिंग्स कर दी हैं वहाँ पे। वो चीफ मिनिस्टर केरला के और वहाँ पे उनकी आपस के अंदर नोकझोंक शुरू हो गई है। तो ये बड़े बड़े एक बड़ा कन्फ्यूजन सा है इस वक्त कि ये किस तरफ सारे मामला जा रहे हैं। और ये अभी इसी दौरान जो है वो यूक्रेन में ज़ाहिर यूक्रेन तो मैंने पहले भी बात की थी कि बिल्कुल पस मंज़र में चला गया, तो पुतिन उस ये अगले 24-48 घंटों में देखते हैं कि हमास ने कॉल दी थी कि साउथ से यहूतीस खुद आएँ और क्या इसमें नॉर्थ का और बाकी कोई फ्रंट इसमें खुलता है और क्या अमेरिका जो है वो इंतज़ार करेगा कि हमारी बेसिस के ऊपर अटैक्स होते रहें मुख्तलिफ जगहों से और मतलब ईरान से तो नहीं हो रहे हैं ना, ईरान से सेल्फ नहीं हो रहे, हुतीस कर रहे हैं, हिजबुल्लाह कर रही है सब, लेकिन ईरान ज़ाहिर है ईरान और तुर्की और बाकी ममालिक सारे अरब ममालिक ने सारी तो ये अब एक बड़ी सिचुएशन ऐसी है कि 24-48 घंटों में देखना है कि क्या ये जंग आगे फैलती है जो फैल चुकी है या ये किसी तरह यहाँ रोकने में हम कामयाब हो जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।